उपन्यास लेखन अपने आप में एक लंबी प्रक्रिया की मांग करती है, क्योंकि ऐसे संकट पर आप कविताएं लिख सकते हैं, कहानी लिख सकते हैं, लेकिन उपन्यास कुछ दूसरे औजारों की भी मांग करता है। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए मैं ये कहूँ कि आज जो संकट इस महामारी के चलते पैदा हुआ है, लोग शहरों से गांवों की तरफ पलायन करके जो प्रवासी मजदूर हैं गए हैं, हमारे उद्योग धंधे बंद हुए हैं, हमारे रोज़गार के अवसर बेहद कम हो गए हैं, तो मेरा ये मानना है कि एक उपन्यासकार होने के नाते मैं इस पर अभी कुछ और वक्त इंतज़ार करूँगा। हो सकता है कि ये समस्या जो हमें बहुत बड़ी समस्या दिखाई दे रही है, हो सकता है कि साल 6 महीने के बाद इसमें कुछ और परिवर्तन आए। हो सकता है कि जो प्रवासी मजदूर शहरों से गांवों की तरफ पलायन कर गए हैं, क्या पता वो साल 6 महीने के बाद फिर वापस शहरों की तरफ लौटना शुरू कर दें। उसका एक कारण है मित्रों, जिस तरह से हमारे गांव देहातों का जो माहौल बनने लगा है, और जो व्यक्ति एक बार गांव देहात से पलायन कर शहरों में पहुंच गया हो और फिर किसी कारणवश वापस शहर से अपने गांव देहात चला गया हो, तो उसके लिए एक बहुत बड़ा संकट यह होता है कि जिस रोज़गार के लिए वो अपने गांव से अपनी ज़मीन छोड़कर, अपना घर बार छोड़कर, ताला लगाकर शहर की तरफ गया था, आज उन गांव देहातों में हालात बहुत अच्छे नहीं हैं। कभी डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि जो हमारे गांव देहात हैं ये शोषण, सामंतवाद, जातिवाद और दूसरे इस तरह की व्याधियों की प्रयोगशाला है। डॉक्टर अंबेडकर ने गलत नहीं कहा था। अगर आज भी आप गांव देहातों में जाकर देखें तो हालात बद से बदतर हुए हैं। मैं पिछले कुछ वर्षों से लगातार महीना 1.5 महीने के अंतराल में मैं गांव जाता हूं, और गांवों में जो परिवर्तन, जो बदलाव मैंने देखे हैं वो आश्चर्यचकित करने वाले हैं। कई बार मुझसे ये कहा जाता है कि जो काला पहाड़ आज से लगभग 20-21 साल पहले मैंने लिखा था, जिस मेवात की पृष्ठभूमि को लिखा था, मैं यहाँ मेवात एक क्षेत्र विशेष के रूप में नहीं ले रहा हूँ, मैं मेवात यहाँ एक उसी परिवेश के रूप में ले रहा हूँ, गांव देहात के। तो वो उपन्यास आपका कैसा होगा? ईमानदारी से कहूँ दोस्तों, अगर मैं आज मेवात की पृष्ठभूमि पर, उस ग्रामीण परिवेश पर अगर काला पहाड़ जैसा दूसरा उपन्यास लिखूं, तो वो उपन्यास वैसा नहीं होगा जो आज से 20 साल पहले था। यानी गांव में जिस तरह से दिनों दिन जातिवादी, सांप्रदायिकता, एक दूसरे से ईर्ष्या, नफरत, घृणा का जिस तरह से लोगों में एक कहना चाहिए कि अंदर भावना पैदा हुई है, वो सचमुच बहुत विचलित करने वाली है। दूसरी बात, गांव देहातों में पहले फिर भी थोड़ी सी हमारे प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध थे। आज अगर आप गांव देहातों में जाएं तो हमारी जो मूलभूत समस्याएं हैं, विशेषकर बिजली और पानी, वो उस रूप में नहीं है जैसे पहले थी। मैं जब भी गांव जाता हूं, और ख़ास तौर से गर्मियों में, तो मेरी चिंता यह होती है कि अगर मैं वहाँ जाऊँगा तो वहाँ बिजली होगी कि नहीं, क्योंकि बिजली का संबंध सीधे सीधे कई सारी चीज़ों से जुड़ा हुआ है। बिजली होगी तो नल आएगा, नल आएगा तो पानी आएगा, पानी आएगा तो आप बाकी घर की ज़रूरतें पूरी करेंगे। और एक और चीज़ जो मैंने पिछले कुछ वर्षों से बहुत शिद्दत के साथ अनुभव की है, वो ये की है
कि जो गांव देहात हमारे यहाँ एक बड़ा कहना चाहिए कि साफ सुथरे जीवन की का प्रतीक हुआ करता था, वो अब नहीं रहा। वो गांव देहात अब उस तरह से नहीं रहे। मेरा अनुभव यह है कि गांव देहातों में जिस तरह से सांप्रदायिक सौहार्द छिन्न भिन्न हुआ है, उतना शहरों में भी नहीं हुआ है। प्रोफेसर मैनेजर पांडे का एक वक्तव्य मुझे अक्सर रह रहकर याद आता है। वो कहते हैं गांव और शहर के बारे में कि शहर में तो आप अपने पड़ोसी से, जो आपका पड़ोसी है, उससे बिना दोस्ती या दुश्मनी के आप जीवन यापन कर सकते हैं, रह सकते हैं। लेकिन गांव में बीच का कोई रास्ता नहीं है। आपको अपने पड़ोसी से या तो दोस्ती बनाकर आप रह सकते हैं या दुश्मनी बनाकर, बीच का रास्ता नहीं है। तो गांव देहातों में ये जो बहुत तेज़ी से परिवर्तन हुआ है, ये सचमुच बहुत चिंता का विषय है। इसलिए मैं अक्सर कहता हूँ कि अगर धार्मिक कट्टरता, सांप्रदायिकता अगर एक धर्म विशेष में बढ़ी है, तो उसी अनुपात में दूसरे धर्म के लोगों में बढ़ी है। यानी सीधे सीधे से मैं ये कहूँ कि अगर हम ये कहें कि मुसलमानों में धार्मिक कट्टरता या सांप्रदायिकता बढ़ी है, या हिंदुओं में धार्मिक कट्टरता या सांप्रदायिकता बढ़ी है, ऐसा नहीं है। जिस अनुपात में सांप्रदायिक धार्मिक कट्टरता या सांप्रदायिकता का भाव मुसलमान समुदाय में बढ़ा है, उसी अनुपात में हिंदू समुदाय में भी बढ़ा है। जितना हिंदू समुदाय में बढ़ा है, उतना ही दूसरे समुदाय, चाहे वो सिख समुदाय हो, चाहे ईसाई समुदाय हो, उसमें भी बढ़ा है। तो इस तरह से गांव देहात में जो लोग जो अब इस कोरोना के इस महामारी के चलते जो लोग यहाँ से वापस अपने गांव देहातों में गए हैं, तो देखना हमें ये होगा कि वो सचमुच जो लोग शहर में रह चुके हैं, जहाँ के रोज़गार है, जहाँ के बहुत सारे आपके जीवन यापन के विकल्प खुले हुए हैं, वो गांव देहात में नहीं है। तो क्या वो गांव देहात में रुक पाएंगे? हालांकि अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ है। शहरों से हज़ार हज़ार किलोमीटर लोग जो पाँव में छाले, और जिस तरह से प्रोफेसर मैनेजर पांडे ने कई घटनाओं का जिस तरह से जिक्र किया, ऐसे अनेक घटनाएं हैं, असंख्य घटनाएं इस तरह की। तो वो समुदाय, वो मज़दूर समुदाय, प्रवासी मज़दूर, क्या गांव देहात में रुक पाएंगे? मुझे अभी पिछले कुछ दिनों से ये बराबर कुछ इस तरह की खबरें मैंने पढ़ी और सुनी हैं कि जो मज़दूर चले गए हैं और जो वहाँ रोज़गार की तलाश में अपने नज़दीक के छोटे शहरों में गए हैं, वहाँ पूरे पूरे दिन घर से जो रोटी बांध कर ले जाते थे पोटली में, वो पूरे पूरे दिन काम ना मिलने की वजह से वो वापस अपने घर लौट गए। यानी रोज़गार की गांव देहातों में ये स्थिति है। और ऐसे में अगर वो लोग वापस चले गए हैं और वापस जाने के बाद अगर उनकी मूलभूत समस्या अगर कि उस पूरी नहीं होती है, तो उनके पास फिर से वापस आने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचता है। इस कोरोना में मेरा अपना ये मानना है कि 2-3 सामाजिक परिवर्तन बहुत ज़बरदस्त हमें देखने को मिलेंगे। पहले तो ये कि जो लोग गांव देहातों से पलायन कर शहरों की तरफ आते हैं, उन लोगों का एक शहर के प्रति जो आकर्षण है वो कम हुआ है। उनको ये बात बहुत अच्छी तरह समझ में आ गई है कि शहर में जाकर आप भरण पोषण तो कर सकते हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि आप बेहतर ज़िंदगी जी सकें, ऐसा नहीं है। दूसरा, लॉकडाउन के चलते अगर आपने देखा होगा कि बहुत सारे छोटे छोटे उद्योग धंधे बंद हो गए। मित्रों, एक समय था कि जब हमारे यहाँ मज़दूरों के पक्ष में, उसके हित में बहुत सारे कानून कायदे थे। यानी कहना चाहिए कि उसका जो रोज़गार की जो सुरक्षा की जो गारंटी थी, वो कुछ
वर्षों पहले तक बराबर बनी हुई थी, लेकिन अब वो रोज़गार के इस तरह का जो सुरक्षा की जो गारंटी थी वो अब लगभग ना के बराबर है। यानी कहना चाहिए कि जो उद्योगों में, फैक्ट्रियों में जो मज़दूर काम करते हैं वो लगभग दिहाड़ी मज़दूर के रूप में काम करते हैं। यानी उन्हें इसका भरोसा नहीं है कि अगर वो आज हैं, कल से उनको मालिक बुलाएगा या नहीं बुलाएगा। यानी कहना चाहिए कि मज़दूर के हित में अब वो कायदे कानून नहीं रहे जो उनको एक सुरक्षा प्रदान कर सकें। अब सब का सब मालिक के हाथ में है। वो जब चाहे आपको अपने यहाँ से, नौकरी से या रोज़गार से बाहर कर सकता है, जब चाहे वो रख सकता है। तो ये जो भावना एक श्रमिक वर्ग में पैदा हुई है कि अगर मान लीजिए आप जहाँ काम करते हैं वहाँ को रोज़गार की गारंटी ही नहीं है, सुरक्षा की गारंटी ही नहीं है, तो वहाँ आप रुक कर क्या करेंगे। आप देखिए कि हज़ारों किलोमीटर, सैकड़ों किलोमीटर दूर लोग पैदल, बैलगाड़ियों से, रिक्शे से, साइकिल से, किस तरह से लोग अपने घरों की तरफ दौड़े हुए। और हमारा इस देश का जो निज़ाम, जो सरकार, मैं समझता हूँ कि इन सब चीज़ों पर बराबर नज़र रख रही थी। अब सवाल इस चीज़ का है कि अगर मान लीजिए साल 6 महीने के बाद फिर दोबारा से वही प्रवासी मज़दूर जो शहरों की तरफ गए थे, शहरों से गाँवों की तरफ गए थे, अगर गाँवों से फिर दोबारा वहाँ रोज़गार न होने के कारण वापस लौट आते हैं तो क्या स्थिति बनेगी। मुझे अभी किसी ने बताया कि इस दौर में पूंजीवादी व्यवस्था के दबाव में बहुत सारे उद्योग धंधों ने अपने मज़दूरों को बगैर किसी पूर्व सूचना के उनको बेदखल कर दिया रोज़गार से। बहुत सारे ऐसे उद्योग, जिसका एक ताज़ा उदाहरण अगर मैं कहूँ दूँ तो आपने भी सुना होगा, इस देश में एक साइकिल बनती थी, एटलस साइकिल। मुझे याद है जब मेरी शादी हुई थी तो मुझे दहेज में दूल्हे के लिए जो 3 चीज़ें दी गई थी, उन 3 चीज़ों में एक एटलस साइकिल भी थी, एक वो HMT की घड़ी भी थी, जो HMT इस देश की पहचान थी। आज HMT उद्योग पूरी तरह नेस्त नाबूद हो चुका है। जो हमारे लिए समाज में एक कहना चाहिए कि एक प्रतीक हुआ करती थी संपन्नता की, HMT घड़ी, HMT सोना, बहुत मशहूर घड़ी हुआ करती थी कि अगर किसी दूल्हे से पूछा जाता था कि भाई आपको कौन सी घड़ी चाहिए दहेज में, तो उसकी पसंद होती थी HMT सोना। इसी तरह एटलस साइकिल, इसी महामारी के संकट में आपको याद होगा कि जो एटलस साइकिल की आखिरी इकाई थी, आखिरी कारखाना दिल्ली के पास गाज़ियाबाद में था, वो भी बंद हो गया। और वो बंद इसलिए हुआ कि फैक्ट्री के मालिकों ने कहा कि हमारे पास मज़दूरों को देने के लिए तनख्वाह नहीं है, मजदूरी नहीं है, तो ये कहकर उसको बंद कर दिया गया है। तो इस तरह से आप देखिए कि हम बहुत सारी चीज़ें, इस तरह के परिवर्तन जो हमारे समाज में इस महामारी के चलते हुए हैं, आने वाले समय में ये और भी भयावह होगा। तो जो ये आज का समय है, इस आज का समय में ये महामारी तो कुल मिला के 4 महीने का मामला है, लेकिन पिछले आप दशकों से देखें, उससे पहले जिस तरह से सांप्रदायिक दंगों को जिस तरह से कहना चाहिए कि उनको प्रायोजित तरीके से एक भड़काया गया, किसी भी समुदाय की नहीं, मैं किसी समुदाय विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ, उससे पहले जिस तरह से दलितों का उत्पीड़न हो रहा था, तो ये समय आने वाले समय में एक लेखक के लिए, ख़ास तौर से एक उपन्यासकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी। मित्रों, प्रोफेसर मैनेजर पांडे जी ने एक बात बहुत अच्छी कही थी कि जो साहित्य कालजीवी होता है वही कालजयी होता है। मुझे लगता है
कि हो सकता है कि इस छोटे से जो छोटा सा दौर है ये महामारी का, और इसने जिस तरह से हमारे समाज में जो उथल पुथल मचाई है, जो सामाजिक विभेद जिस तरह से खुलकर सामने आए हैं, उसका बहुत लंबा असर हमारे कथा साहित्य पर पड़ने वाला है। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में आपको इसके बहाने, इस महामारी, इस कोरोना के बहाने, हो सकता है कोई बहुत ही बेहतरीन किसी लेखक की कलम से निकला हुआ उपन्यास पढ़ने को मिले, और हो सकता है कि उस उपन्यास की धमक बहुत अरसे तक हो। मैं एक उपन्यासकार, कथाकार होने के नाते इस चीज़ को लेकर के प्रति पूरी तरह आश्वस्त हूँ कि जो हमारा आज का समाज है उसको साहित्य बेहतर ढंग से उसको दर्ज करेगा अपने साहित्य में, अपने रचनाओं के माध्यम से। मैं एक बार फिर जैन कॉलेज के हिंदी विभाग का आभार व्यक्त करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे इस एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार, जिसका विषय आज का समाज, समय और साहित्य विषय था, उसमें आमंत्रित किया। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, नमस्कार।